वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि है भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। देखिए, यहाँ से हर एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 25 प्रश्न का टेस्ट लेकर आए हैं, जो आपके लिए होगा। दोस्तों, 25 प्रश्न देखने से पहले आपको ये जानना होगा कि बंगाल में गवर्नर का शासनकाल कब था, बंगाल में गवर्नर जनरल का पद कब हुआ, फिर भारत का गवर्नर जनरल कब बना, और फिर भारत के वायसराय का पद कब बना। अगर ये चार बातें अगर आपको क्लियर हो जाएंगी तो आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। दोस्तों, इससे पहले आइए हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। देखिए, अगर आप एक बार ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय या कोई भी इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर जो है इंपॉर्टेंट वीडियो रेगुलर मिलती रहती है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो था भारत में शासन करने के लिए, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। कब बनाया गया? 1757 में। आपको पता होगा 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ, और प्लासी के युद्ध के बाद ही बंगाल में अधिकतर जो था अंग्रेजों का शासन हो गया, और बंगाल पर शासन करने के लिए जो है एक गवर्नर का पद बनाया गया, जो था बंगाल का गवर्नर। देखिए, 1757 से लेकर 1772 तक जो था बंगाल के गवर्नर जनरल का पद था। अब बात करें कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो यहाँ से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो रॉबर्ट क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो देखिए, रॉबर्ट क्लाइव को ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, और यह बंगाल के पहले गवर्नर थे। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के 2 बार गवर्नर रहे, एक 1757 से 1760 तक, एक 1765 से 1767 तक। रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही 1700 से 1757 का जो युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, इसके बाद से ही अंग्रेजों की विजय हुई और अंग्रेजों ने बंगाल पर शासन करने के लिए गवर्नर जनरल का पद जो है बनाया। अब दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, देखिए, बंगाल गवर्नर जनरल हो गया। फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और बंगाल में जो है गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। देखिए, पहले क्या था? पहले था कि बंगाल का गवर्नर का पद था, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। और पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। इन्होंने 1772 से 1785 तक जो है शासन किया, 1772 से 1785 तक। वॉरेन हेस्टिंग ने ही बंगाल में द्वैत शासन का अंत किया, और इन्हीं के समय में ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। दोस्तों, इनके बाद फिर सर जॉन मैकफर्सन थे। इन्होंने 1785 से 86 तक शासन किया। 1786 से 1793 तक लॉर्ड कार्नवालिस थे, जिन्होंने स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली की। इसके बाद सर जॉन शोर और लॉर्ड वेलेजरी, फिर सर जॉर्ज बार्लो। दोस्तों, आपको मुख्य रूप से अब देखिए याद क्या रखना है, 2 हो गया। देखिए, सबसे पहले 1757 में क्या आया? बंगाल का गवर्नर का पद। फिर 1773 में क्या आया? बंगाल में गवर्नर जनरल का पद। अब देखिए, नया एक और आ गया है एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट। जब 1833 का चार्टर एक्ट आया, इसके तहत भारत का गवर्नर जनरल का पद एक बनाया गया, यानी कि पूरे भारत पर शासन करने के लिए अंग्रेजों ने भारत का गवर्नर जनरल के नाम से एक पद बनाया। और जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, यह बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो यह बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल साबित हुए और भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है ये बन गए। किसके? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका नाम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके बाद चार्ल्स मेटकाफ हुए, चार्ल्स ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, और फिर आए लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इनका कार्य अभी सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि कौन सा पद कब आया चर्चे में। तो देखिए, फिर 1856 में जो है लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने। और 1857 में देखिए, जो 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद से एक ब्रिटिश संसद में एक जो है एक्ट पास किया गया, और भारत का जो सत्ता था सीधे अंग्रेजों के शासन हाथ में चला गया। और भारत पर शासन करने के लिए देखिए साफ साफ लिखा है, 1857 के विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के लिए भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया, तथा
गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत में वायसराय नियुक्त किया गया, जो ब्रिटिश राजा के प्रतिनिधि कहा जाने लगा। यानी कि जो वायसराय था यह ब्रिटिश राजा का प्रतिनिधि कहा जाने लगा। और लॉर्ड कैनिंग जो 1856 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था, 1858 में भारत का प्रथम वायसराय बना। तो 1858 में जो है भारत में वायसराय के पद का सृजन हुआ। कब? 1858 में। और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। तो देखिए स्पष्ट हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए बंगाल का गवर्नर का पद कब हुआ? 1757 से 1772 तक। फिर 1772 में क्या आया? 1772 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। उसके बाद 1833 में जो है भारत का गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। और 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में जो है लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया और वायसराय का पद जो है बनाया गया। तो दोस्तों अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब सारे प्रश्न का जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। देखिए यहाँ से कन्फ्यूजन होता था, इसलिए हमने पहले आपको ये स्पष्ट कर दिया। अब आप जो है 25 प्रश्न का टेस्ट देंगे, जिससे कि आपको प्रमुख जो वायसराय हैं उनके कार्यों के बारे में जानकारी मिलने वाली है। तो देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए पहली बात तो ये है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो था भारत के गवर्नर जनरल नहीं बल्कि भारत के वायसराय का पद था। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न की टाइपिंग मिस्टेक है। 1858 से लेकर 1947 तक भारत में वायसराय का पद रहा। तो ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे ये बताना है। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था और इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। आपको याद होगा 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था और लॉर्ड इरविन जो थे 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भी भारत के वायसराय थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। पहला क्या है? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। बिल्कुल नहीं। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे। दूसरा है विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। बिल्कुल सही है। देखिए जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। बिल्कुल सही है। तो देखिए हमारा जो दूसरा होगा ऑप्शन केवल 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 केवल 2 सही होगा। अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 में किसकी अध्यक्षता में हुआ? आप सभी को पता है बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1950 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। किसके? लॉर्ड कर्जन। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे? देखिए भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय थे और स्वतंत्र भारत के यह प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल भी बने थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल। देखिए 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल का पद जो है फिर से बना दिया गया। तो उस समय जो थे फिर से लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल चुने गए और इनके बाद सी राजगोपालाचारी जो थे वह स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने। अगला प्रश्न देखिए क्या है? सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया? सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो सती प्रथा को किसके समय में समाप्त किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में भारत में सती प्रथा को जो है समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके मध्य में हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो थी वो टीपू सुल्तान और लॉर्ड कार्नवालिस के समय में हुई थी। किसके समय में? लॉर्ड कार्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला प्रश्न है किसके प्रशासन के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कार्य शुरू हुआ? तो देखिए किसके शासनकाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य शुरू हुआ? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही भारत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी और कार्य शुरू हुआ। लॉर्ड कर्जन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय लॉर्ड डलहौजी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? देखिए लॉर्ड डलहौजी के समय में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई थी, ये आपको याद रखना है। डलहौजी के शासनकाल में बम्बई, मद्रास और कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल
कौन था जिसके शासनकाल में चार्टर कानून का एक हिस्सा इस तरह से लिखा गया था? देखिए क्या लिखा गया था, भारत का कोई भी मूल नहीं है और न ही उसके महामहिम के स्वाभाविक रूप में पैदा होने वाले किसी भी विषय को किसी भी स्थान पर रखने से अक्षम किया जाना चाहिए, धर्म, जन्म स्थान, वंश या फिर रंग। तो देखिए यह किसके शासनकाल में कहा गया था? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं है, यानी कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है निम्नलिखित में से? तो देखिए लॉर्ड डलहौजी पहला बिल्कुल सही है, लॉर्ड मिंटो भारतीय परिषद अधिनियम बिल्कुल सही है, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि बिल्कुल सही है, लॉर्ड कर्जन और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देखिए ये सही सुमेलित नहीं है। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये 1878 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो डी है यह सही सुमेलित नहीं है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके साथ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो महात्मा गांधी ने किसके साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड इरविन। देखिए 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था जिसके तहत महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे और टेलीग्राफ सेवा किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुई थी? तो देखिए जो भारतीय रेलवे है 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुई थी और जो भारतीय टेलीग्राफ सेवा और जो भारतीय डाक सेवा है यह भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही शुरू हुई थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के स्थायी बंदोबस्त से जुड़ा रहा, यानी कि जो परमानेंट सेटलमेंट था बंगाल का स्थायी बंदोबस्त उससे कौन जुड़ा रहा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया और लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। किसका? भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का को। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है, यानी कि किस वायसराय को या किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का जो है निर्माता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से कौन टीपू सुल्तान के साथ ट्रिपल अलायंस का गठन किया था, यानी कि ट्रिपल अलायंस समझौता किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिमला में वायसीरी गर्ल लॉज और बॉटनिकल गार्डन के निर्माण में गहरी रुचि रखता था और 1888 में पहला निवासी बन गया? तो देखिए जो वायसीरी गर्ल लॉज और बॉटनिकल गार्डन के निर्माण में रुचि रखता था और 1888 में शिमला का जो पहला निवासी बन गया था वो था लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है, डलहौजी को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में माना गया है क्योंकि उन्होंने सुधारों के बारे में बताया और कई क्षेत्रों में शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा सुधारों की अपनी योजनाओं में से नहीं था, यानी कि कौन सा सुधार उनकी योजनाओं में से नहीं था, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सुधार लॉर्ड डलहौजी के द्वारा नहीं किया गया था? तो देखिए शैक्षिक सुधार बिल्कुल सही किया गया था, रेलवे का निर्माण और टेलीग्राफ और डाक सेवाओं का परिचय बिल्कुल सही है डलहौजी के द्वारा किया गया था, एक सार्वजनिक कार्य विभाग की स्थापना ये भी डलहौजी के द्वारा ही किया गया था। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है भारतीय श्रम की स्थिति में सुधार करने के लिए कारखाना अधिनियम, देखिए जो कारखाना अधिनियम है यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में नहीं आया था बल्कि 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो है कारखाना अधिनियम लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह डलहौजी द्वारा नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो देखिए भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिटन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
किस गवर्नर जनरल के समय में वर्ष 1878 में पारित वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया गया? यानी कि किस गवर्नर जनरल के समय में, देखिए 1800 किस वायसराय के समय में, यहाँ पर देखिए गवर्नर जनरल नहीं थे, किस वायसराय के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया? तो देखिए जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पास किया गया था। कब? 1878 में। यह वायसराय भारत के थे लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और सही उत्तर देना है। देखिए एक तरफ निर्माण दिया हुआ है, एक तरफ सूची दिया हुआ है 2। देखिए तो जो वायसरायगल लॉज था ये लॉर्ड डफरिन ने बनवाया था, तो ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट 3 करेक्ट हो जाएगा। विक्टोरिया मेमोरियल लॉर्ड कर्जन ने बनवाया था, तो 1 सही हो जाएगा। और बॉम्बे नगर निगम के जो निर्माण है वह लॉर्ड रिपन के द्वारा करवाया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और निम्नलिखित कोड से आंसर देना है। तो देखिए इधर यात्रा दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है शासनकाल। तो जॉर्ज पंचम किसके समय में भारत में आए थे? देखिए जो जॉर्ज 5 थे वह 1911 में दूसरे दिल्ली दरबार के समय आए थे और उसमें भारत में वायसराय थे लॉर्ड हॉर्डिंग। तुम्हारा ए का 1 सही, ए का 2 सही हो जाएगा। जो जॉर्ज पंचम थे वो लॉर्ड हॉर्डिंग के समय भारत में आए थे। क्रिप्स मिशन की बात करें तो देखिए क्रिप्स मिशन जो था वह लॉर्ड लिनलिथ गो के समय में भारत आया था, तो चौथा सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन किसके समय में आया था? कैबिनेट मिशन जो था लॉर्ड वेबल के समय में आया था और साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के समय में आया था। तो ये हमारा सही क्रम हो जाएगा और इस प्रश्न का सही कोड क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1911 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता वाली दिल्ली षड्यंत्र मामले की में हत्या का प्रयास का लक्ष्य रखा था? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी लॉर्ड हॉर्डिंग, क्योंकि 1911 में भारत में लॉर्ड हॉर्डिंग वायसराय थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रॉलेट अधिनियम जो सरकार को अनिश्चित काल के लिए बिना परीक्षण के लोगों को हिरासत में लेने के लिए अधिकृत करता था, किसके समय में आया था? तो देखिए जो रॉलेट एक्ट था यह 1919 में आया था। किसके समय में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड इसमें भारत के वायसराय थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में रॉलेट एक्ट भारत में आया था। अगला प्रश्न है, जब गांधी जी को भारत में पहली बार जेल भेजा गया तो भारत के वायसराय कौन थे? देखिए यहाँ पर गवर्नर जनरल नहीं, यहाँ पर वायसराय होना चाहिए। जब महात्मा गांधी को पहली बार जेल में भेजा गया तो उसमें भारत के वायसराय कौन थे? तो उसमें भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट हो जाएगा, चेम्सफोर्ड। और हमारा अंतिम प्रश्न देखिए क्या है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम वर्ष 1878 को किस वायसराय के द्वारा रद्द कर दिया गया? देखिए जो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम है 1878 में आया था, यह लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में रद्द कर दिया गया। यह वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन के समय में 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न मिले दोस्तों, जो गवर्नर जनरल और वायसराय से बनते हैं दोस्तों, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक से, या फिर टेलीग्राम पर डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करके जुड़ जाइए, वहाँ से आपको वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।